नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव और मैं आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री में भी हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास का ये कोर्स का नाम मैंने रखा हुआ है क्रैश कोर्स ऑफ प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन नाम मात्र का ही क्रैश कोर्स होगा। मैं पूरी गारंटी देता हूँ 90%, लगभग 90% एग्जाम में जो प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनेंगे वो इसी नोट्स के माध्यम से बनेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं? यूपीएससी या स्टेट पीएससी के साथ साथ जो वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है और भी कोई भी एग्जाम है जिसमें इतिहास आता है, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि 10 से 12 वीडियो के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि भैया क्या पढ़ लिया हमने, मतलब इतनी सारी जानकारी आपको नॉलेज हो जाएगी कि मजा ही आ जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले वर्ष वो करके देखेंगे तो फटाफट वो होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू करूंगा। हड़प्पा सभ्यता, लेकिन पाषाण काल के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं, 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ। फिर विधिवत तरीके से शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। मेरा नाम है रवि यादव और मैं आपको श्री एजुकेशन इस YouTube चैनल पर कंप्लीट प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, आधुनिक का क्रैश कोर्स लाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। अगर वीडियो का अधिक लाभ उठाना है बच्चों, तो मैं सच बता रहा हूं, आप ये नोट्स ले लीजिए। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स अपने पास रखिए और ये पढ़ते रहिए। नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन कर लीजिए। यही है बेस्ट तरीका कम समय में अधिक जानकारी लेने का। अगर बहुत समय आपके पास पर्याप्त समय है तो आप नोट्स बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट 7888774245 पर कांटेक्ट करके भी ये नोट्स पा सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए इतिहास अगर पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कालखंड के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, मतलब प्रागैतिहासिक काल, इसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिस समय मानव कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था, इसके बारे में जो जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिल पाई है। केवल और केवल हम अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं? कि जो भी खुदाई में पुरातात्विक चीजें पाई गई हैं, उस जमाने की जो वस्तुएं पाई गई हैं, हथियार पाए गए हैं, औजार पाए गए हैं, जो अवशेष पाए गए हैं, उन्हीं से हमारे जो वैज्ञानिक हैं अनुमान लगाते हैं कि अच्छा भैया उस समय मानव ये करता था, ऐसे रहता था, वैसे रहता था। वही हमें पढ़ना है। तो प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल में आप क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं। ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर की दुनिया, मतलब मानव के आसपास जो था पत्थर ही पत्थर था। मानव की दुनिया पत्थरों के ही आसपास घूम रही थी। उसके औजार पत्थरों के थे, उसी से वो शिकार करता था, वही खाता था। पत्थरों के माध्यम से वो आग जलाता था जब आग की खोज हो गई थी। तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद तांबे की जब खोज हो गई, तांबा वो पहली धातु थी जो सबसे पहले खोजी गई थी इस दुनिया में, तो ताम्र पाषाण भी इसी काल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल और केवल अवशेषों और जो पुरातात्विक चीजें हैं उसी पर हम आधारित हैं। और दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एज, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके समय के जो लिखित प्रमाण मिल चुके हैं और पुरातात्विक चीजें भी मिल चुकी हैं, लेकिन लिखित जो चीजें मिली हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी तक सफल नहीं हो पाए कि उस समय जो लिखित प्रमाण मिले हैं वो क्या लिखा है, क्या उसमें कहा गया है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वहां का जीवन शैली क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, वो सब हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अवशेषों, जो पुरातात्विक चीजें हैं उनको रिसर्च करके अनुमान लगाया गया है, कल्पना करके हम पढ़ रहे हैं। लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखित प्रमाण है,
देख रहे हैं ये लिखित प्रमाण है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आ पाया है क्या लिखा हुआ है, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज हो जाएगा। हिस्टोरिक एज मतलब ऐतिहासिक काल। अरे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा टाइम पीरियड आता है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद आज तक जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, वो सब लिखित रूप में उपस्थित हैं, तो वो ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो शॉर्ट में बताऊं, प्री हिस्टोरिक एज ऐसा एक एज है जिसके बारे में जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक चीजों से ही मिलती हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ पे पुरातात्विक चीजें और लिखित प्रमाण दोनों मिल गई हैं, लेकिन लिखित प्रमाण हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर पुरातात्विक चीजें भी हैं और लिखित प्रमाण भी हैं, और हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक से मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि भैया पूछा जाएगा एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। पाषाण काल या ताम्र पाषाण किस में आता है? प्रागैतिहासिक काल में आता है। बाकी का टाइम पीरियड किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में। सिलेबस की दृष्टि से सबसे ज्यादा आपको ऐतिहासिक काल ही पढ़ना है, सिलेबस की दृष्टि से, ठीक है। ताम्र पाषाण तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ताम्र पाषाण से संबंधित कुछ चीजें बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ताम्र पाषाण पाषाण काल को भी दो काल में, तीन का भागों में बांटा गया है पाषाण युग को। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण जब बीत रहा था, आधे से ज्यादा बीत गया था, तब आग की खोज हो गई। पहले मानव कच्चा मांस ही खाता था, लेकिन जब पत्थरों से पत्थर टकराए होंगे, मानव देखा होगा चिंगारी निकल रही है, और कहीं इसी तरीके से आग लग गई होगी, और वहां पे कोई जानवर जल गया होगा, उसका मांस मानव ने खाया होगा, उसको स्वादिष्ट लगा होगा, तो फिर उसने आग की उपयोगिता को समझा, फिर आग का इस्तेमाल करके वो मांस को भून के खाने लग गया। तो आग की खोज एग्जाम में पूछा जाएगा किस काल में हो गई थी? पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, पूरा पाषाण काल में हो गई थी। पहिए की खोज कब हो गई? पहिए की खोज हो गई तो उसके बाद मानव का जीवन और सरल हो गया। ये नव पाषाण काल में खोज हुई थी, पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। और कृषि की खोज कब हो गई? ये भी नव पाषाण काल में ही कृषि की खोज हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहली फसल कौन थी जो सबसे पहले मानव ने उगाई थी? वो पहली फसल थी गेहूं, दूसरी फसल थी जौ। लेकिन यही क्वेश्चन दोबारा ऐसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, उनके द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? तो वो कपास थी बच्चों, ठीक है, याद रखिए कपास थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर ओवरऑल मानव के इतिहास में पूछा जाए, हमारे मानव के इतिहास में सबसे पहली फसल हमने कौन सी उगाई? तो गेहूं उगाई। दिमाग में आप रखिएगा, किसी भी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप सही करके आइएगा। कुछ नोट कर लीजिए, बहुत बहुमूल्य चीजें हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कृषि का पहला साक्ष्य कहां पर मिला है? एग्जाम में पूछा जाता है। मेहरगढ़, ये जगह कहां पर पड़ती है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये जगह है, ठीक है। पहला कौन सा ऐसा जानवर था जो मानव ने पालतू रखा था? तो कुत्ता था। कुत्ता ऐसा पहला जानवर था जिसको मानव ने अपना वफादार बनाया था, पालतू बनाया था। पहली धातु कौन सी थी जो मानव के द्वारा खोजी गई? ताम्र, तांबा, ठीक है। तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया धातु के रूप में। और पहले तो पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है जब तांबे की खोज हो जाती है। ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पत्थरों से मिलकर वहां पर धातु, वो हथियार बनते थे, औजार बनते थे। एग्जाम्पल के तौर पर कुल्हाड़ी है, तो यहाँ पर कुल्हाड़ी देख रहे हैं आप, ये लगा दिया जाता था तांबे का, और यहाँ पर ये आपका पत्थर का बना दिया जाता था, इसका ये सिरा। तो तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करके किस काल में यूज किया गया? ताम्र पाषाण को, उसी को ताम्र पाषाण कह रहे हैं। ताम्र प्लस पाषाण, ताम्र, तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो ये नोट आप याद रखिएगा। आप शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना पिछले 20-25 वर्षों में, उसी को मैंने
थ्योरी बना दिया है, बस यही है। आप ये समझ लीजिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है जहाँ पाए गए हैं, उसका जो क्षेत्र है वो किस टाइप का है, कहाँ कहाँ ये स्थल पाए गए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पूछा जाए उत्तरी सिरा कौन सा है, दक्षिणी सिरा कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे पहले पश्चिमी की चलते हैं। ये पश्चिमी में सूतकांगे डोर, आप देख रहे हैं सूतकांगे डोर, ये पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है बच्चों, पाकिस्तान वाले इलाके में सूतकांगे डोर। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर। और मेरठ के पास आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। और महाराष्ट्र वाले इलाके में यहाँ दईमाबाद है। अगर मैं आपको ये करूं, ये ज्यादा जूम हो गया क्या, चलिए सब दिखाई दे रहा होगा अब आपको। सूतकांगे डोर दईमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर यूपी में, मांडा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अगर चारों पॉइंट को मिला दिया जाए, इसी के अंदर मुख्य तौर पर सभी हड़प्पा स्थल उपस्थित हैं। हालांकि इसके बाहर भी अब पाए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मेजोरिटी में इसी के अंदर हैं। तो अगर ये शेप पूछा जाए किस टाइप का आकार है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, 1 2 3 4 कोण है ना, तो चतुष्कोणीय बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पहले सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा नाम प्रचलित था, क्योंकि सिंधु नदी के जो इर्द गिर्द शुरुआत में सभी स्थल पाए जा रहे थे, इसी के आसपास सभी स्थल पाए जा रहे थे, नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। लेकिन बाद में देखा गया कि भैया सिंधु घाटी से दूर जो नदियां हैं उन पर भी स्थल पाए जा रहे हैं, तो ये नाम उचित नहीं, अभी भी प्रचलित है लेकिन उचित नहीं लगता। हड़प्पा सभ्यता ज्यादा फेमस है, या एक और नाम फेमस है, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में किस धातु का यूज हुआ बच्चों, कांस्य का। ये एक मिश्रित धातु है जो तांबा और टीन को मिलाने के बाद बनती है। कांसा, ब्रोंज, जैसे मेडल मिलते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और तीसरा जो होता है सम्मान ब्रोंज मेडल, वही है कांसा, ब्रोंज या कांसा। ठीक है, कांसा, तो कांसा युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत मजेदार चीजें हैं, पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम पीरियड क्या है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो कार्बर रेटिंग के द्वारा जो टाइम खोजा गया वो माना जाता है। कार्बन का जो समस्थानिक है C14, तो रेडियो कार्बन के द्वारा किसी भी वस्तु की डेट कितनी है, मतलब कितना पुराना है, वो पता लगाया जा सकता है, तो ये सबसे सटीक माना जाता है। तो जो अवशेष पाए गए हैं उस जमाने के, अवशिष्ट पदार्थ पाए गए हैं या उत्खनन में जो भी चीजें पाई गई हैं, उसका C14 के द्वारा, रेडियो कार्बन के द्वारा जब डेट निकाला गया तो लगभग डेट आता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व है, BC है, याद रखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं भैया बच्चे देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये BC और AD क्या है, समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। आज कौन सा वर्ष है बताइए, 2023 है, आज 2023 है। मैं बोलूंगा भैया इसके 23 साल पहले कौन सा वर्ष था, आप बोलेंगे सर 2000, सन 2000 ईस्वी बोल देते हैं इसको, ईस्वी, ठीक है। मैं बोलूंगा भैया आज से 2023 साल पहले कौन सा वर्ष था, तो आप बोलेंगे 0 ईस्वी, या AD भी इसको बोल देते हैं, 0 ईस्वी। तो 0 ईस्वी, क्या दुनिया यहीं से शुरू हुई है, नहीं। तो ये जो डेट है ना, आज का जो कैलेंडर हमारे भारत में ये इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये 0 वर्ष वो समय है जिस समय ईसा मसीह की डेथ हुई थी, तो उसी दिन को 0 ईस्वी मान लिया गया। उसके बाद जो समय है 2023, आज जैसे है ना, तो 2023 वर्ष हो चुके हैं उनकी मृत्यु के। क्या उससे पहले समय नहीं था, उससे पहले भी समय था,
तो उससे पहले समय को कैसे काउंट करेंगे? ईसा मसीह की मृत्यु के 5 साल पहले वाले समय को क्या बोलेंगे? 5 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, इस ईसा मसीह की मृत्यु के 5 साल पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? 5 ईसा पूर्व। इनके मृत्यु के 2350 ईसा पूर्व का जो समय है, 2350 वर्ष पहले का समय क्या बोलेंगे? 2350 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु के 1750 वर्ष पहले को क्या बोलेंगे? 1750 ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो आप देख रहे हैं कि 0 ईस्वी से पहले का जो समय उल्टा चल रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे सटीक जो समय है दिमाग में क्या रखेंगे? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा स्थल खोजा गया। कहां पे है? पाकिस्तान में है। कब खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको याद होना चाहिए, हालांकि बहुत आसान है। और किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? जॉन मार्शल। उस समय जो पुरातात्विक विभाग भारत का था उसके डायरेक्टर थे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इसको ब्रॉन्ज युगीन या कांसा युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो धातु का इस्तेमाल किया गया वो कांसा था। कांसा क्या है? तांबे और टीन का मिश्रण है। लगभग 75% तांबा और 25% टीन को मिलाकर ये कांसा बनता है, ठीक है। और उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 4500 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो जमाना बच्चों ऐसा था कि शहरी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता पूरी शहरी व्यवस्था थी। जैसे आज चंडीगढ़ में जाएंगे, सड़कें जो है वो समकोण पर काटती हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ चंडीगढ़ का, ऐसे बहुत जगह है चंडीगढ़ में, मैं आसपास घूमा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये ग्रिड पद्धति है, सड़कें समकोण पर काटती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो शहर है ना, ये बसाया गया है, ये मैप के द्वारा बनाकर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर थी। तो ये शहरी व्यवस्था थी हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, इसी के समकालीन थी ये सभ्यता, दिमाग में रखिएगा। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला। जैसे आज मंदिर हैं हमारे, वैसे मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिल पाया है। मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। या तो पूजा किस चीज की करते थे? पूजा ये पशुओं की करते थे, पेड़ पौधों की करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। ऐसा कैसे पता लगा? जब सर आपने बताया कोई लिखित प्रमाण ही नहीं मिला, तब आपको कैसे पता लगा इसकी पूजा करते थे? भैया उस समय जब जो हमें अवशेष चीजें पाई गई हैं ना, जैसे सीलें पाई गई हैं, मोहरें पाई गई हैं, जो व्यापार करते थे तो मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज की डेट में किया जाता है। तो मोहरों पे ज्यादातर जो पशु है ना, वो एक सींग वाला गैंडा है, और कुबड़ वाला जो कुबड़ निकला हुआ है वो बैल है। ये ज्यादातर ऐसे पशु हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि इनके जो फेवरेट होंगे, इनके जो पूजा करते होंगे, इन्हीं पशुओं की पूजा करते होंगे। तो पशु, और कौन सा पशु? सिंग वाला, एक सिंग वाला गैंडा, और दूसरा महत्वपूर्ण था वो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। अरे आज की डेट में देख लीजिए, आपने कोई बिजनेस खोला है तो उस पर फोटो आप अपने भगवान की लगाएंगे। तो अगर आज की डेट का लिखित प्रमाण कोई ना मिले, आगे आने वाले 2-3 हजार साल पहले लोगों को, 2000 आज से 2000 साल या 3000 साल के बाद यहाँ के जो अवशेष पाए जाएंगे, फोटो पाई जाएंगी, ढेर सारी एक ही प्रकार की फोटो पाई जाएंगी, तो वो अनुमान लगाएंगे ना कि अगर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले कि भैया ये इनके बहुत खास होंगे, वही हमने अनुमान लगाया, ठीक है। ये देख रहे हैं, स्वास्तिक के भी प्रमाण मिले हैं, मोहरें मिली हैं जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये सभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अभी मैं आपको टेबल बनाकर कौन सा स्थल
कहां पर है, हड़प्पा सभ्यता में किसके द्वारा खोजा गया है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पे क्या चीजें पाई गई हैं वो सब बता दूंगा। देखिए बच्चों, मैंने बताया ग्रिड प्रणाली वहां मौजूद थी, मतलब जो सड़कें थी, जैसे ये सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें हैं और ये एक सड़क है तो आपस में समकोण पर काट रही है, ऐसे घर बन गए हैं, ये घर हैं, ठीक है, इस प्रकार के घर हैं। और यहाँ सड़कों के किनारे किनारे ना नाली की व्यवस्था की गई है, ये भी एक अद्भुत चीज है, नाली की व्यवस्था तो कर दी गई है और उस पर ढक्कन भी लगा हुआ है, कई जगह खुला है लेकिन कई हड़प्पा स्थलों पर जो अधिक शहरी, जो अधिक विकसित थी, उन पर ये ढक्कन लगा हुआ है। ये छोटी सी नाली इस शहर का पानी ले जाकर बड़े से नाले में गिरा देती थी, ऐसी व्यवस्था उस समय थी। तो सड़कें समकोण पर काटती थी तो ग्रिड प्रणाली इसको बोलते हैं, वो व्यवस्था थी, एग्जाम में पूछा जाता है। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हर घर में एक आंगन होता था, एक बाथरूम तो जरूर होता था, कुआं होता था, उसी से पानी निकाल के लोग यूज करते थे। तो जो पानी जाता था वो नाली के माध्यम से शहर से बाहर चला जाता था। सबसे पहले इन्होंने कपास की खेती प्रारंभ की, कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता। और इससे पहले आपने पढ़ा पाषाण काल, मतलब पूरे मानव के इतिहास में सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई, गेहूं उगाई गई, दूसरी जौ उगाई गई, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली कपास उगाई गई। भले ही कपास उगाई गई लेकिन सबसे जो फेमस इस हड़प्पा सभ्यता में जो फसलें थी ना वो गेहूं और जौ थी, जो अधिक मात्रा में उगाई जाती थी। कौन सी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन पहली फसल कपास है, ये दिमाग में रखेंगे। पशुपालन भी यहाँ के लोग करते थे बड़े पैमाने पर, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, दोनों चीजें करते थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये टेराकोटा शब्द आ रहा है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, मिट्टी का कोई बर्तन बना दीजिए, उसको आग में रख दीजिए, लाल हो जाएगा ना, तो वो पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जा रहा है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। तो टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी की कई लघु मूर्तियां पाई गई हैं। इसमें एक महिला का चित्र ऐसा है जिसके गर्भ से एक पौधा उग रहा है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, ऐसा विशेष पाया गया है पकी हुई मिट्टी पर, जैसे घड़ा है चाहे ईंट है, उस पर ऐसी तस्वीर पाई गई है ना कि एक महिला के गर्भ से एक पौधा उग रहा है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग पौधे की पूजा करते थे, पृथ्वी को अपना, पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है, ये सब पूजा करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया, याद रखिएगा। तो पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, ये इससे अनुमान लगाया गया है इस लघु मूर्ति से। और कांसे की एक नाचती हुई, डांस करती हुई मूर्ति पाई गई है, ये देखिए मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है, ये कांसा है, ऐसी शेप में मूर्ति बनाई गई जिससे लग रहा है कि ये नाचने की अवस्था में है। ये अभी मैं बताऊंगा ये सब चीजें कहाँ पाई गई हैं, अभी मोहनजोदड़ो का नाम आएगा ना, पाकिस्तान में जगह है, वहां से ये सब चीजें पाई गई हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने टेबल बना के रखा हुआ है, मजा आएगा आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरी आवाज मेरी आप तक सुनाई दे रही है, ठीक है। अब मोहरे पाई गई हैं और टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं, इनमें सांड के चित्र मिले हैं, तो इससे पता लगता है कि सांड, इनका सांड की पूजा करते थे, जो कुबड़ वाला सांड है, ठीक है। और बैलों से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, कई जगह है ना ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि खेत जुते हुए हैं, हल के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इससे अनुमान लगाया गया कि कृषि करते थे वहां के लोग, ठीक है। एक बच्चों सील ऐसी पाई गई है, एक मोहर ऐसी पाई गई है, ये देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से ही पाई गई है, हालांकि ये टूटी हुई अवस्था में पाई गई है। इसमें एक योगी जी ऐसे लग रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया गया ये इनकी पूजा करते थे, ये कोई योगी हैं, इनके इसमें दिखाया गया 3 मुख तो दिखाई दे रहे हैं, राइट लेफ्ट और बीच में। अनुमान लगाया गया, क्या पता पीछे भी अनुमान लगा के बनाया गया हो, ठीक है, जैसे हम ब्रह्मा जी की
फोटो लाते हैं तो उसमें 2D में तो 3 ही चेहरे दिखाई देते हैं, एक पीछे भी होता है, वैसे ही सोचा होगा इन्होंने। ठीक है, 3 या 4 मुख वाले विद्वान योगी की ये मोहर पाई गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो विद्वान की या ये योगी हैं, पशुपति हैं, इनकी तस्वीर के आसपास कौन कौन से जानवर हैं। अगर इनको ऐसे बैठा हुआ मान लिया जाए तो इनके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन कौन से जानवर हैं। लेफ्ट साइड में बाघ और हाथी याद रखना है, बाघ और हाथी। और राइट साइड में एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला बैल याद रखना है। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है ये अभी तक पल्ले नहीं पड़ पाया है, इसीलिए तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा गया है, मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं कि ये शिव भगवान है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कलाकार थे, बहुत चीजें उनको बनानी आती थी। जैसे वो नाव बनाना जानते थे। एक जगह है लोथल, गुजरात में, हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है, वहां पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं। तो व्यापार होता था, नाव के माध्यम से व्यापार होता था, तो नाव बनाना ये जानते थे। मनका बनाने के कई जगह कारखाने पाए गए हैं। ये मनका है, देख लीजिए, ये मनका जो घड़े के ऊपर ये रखा गया, ये मनका है। ठीक है, मनका, मनका बनाना जानते थे, मोहरे बनाना जानते थे। सबसे अधिक जो उनकी कलाकारी देखने को मिलती है ना, जो पकी हुई मिट्टी के बर्तन, चाहे घड़ा हो चाहे कुछ भी ईंटें हो, इसमें निपुण थे। घड़ा ऐसा बना दिया करते थे भैया कि पॉलिशदार, अच्छी सी चित्रकारी कर दिया करते थे, अवशेष पाए गए हैं। और उस समय जौहरी वर्ग भी उपस्थित था, सोनार भी उपस्थित थे, जो सोने चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाया करते थे, वहां की औरतें और पुरुष पहना करते थे। देखिए, मैंने बता ही दिया कि बर्तन बनाने की कला, चमकदार बर्तन बनाने की कला इनमें बहुत अधिक थी, बहुत फेमस है। देख लीजिए कितने अच्छे घड़े उस समय, बर्तन उस जमाने के हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। अब इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी खासियत क्या है। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों के खोजकर्ता आपको याद रखने हैं, बाकी के खोजकर्ता याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखिए स्थल और वहां पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये जगह कहां पर है। हड़प्पा मैंने बताया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पंजाब जो राज्य है, जैसे हमारा पंजाब राज्य है, आधा उनके पास है आधा हमारे पास है। तो पंजाब प्रांत का एक जिला है मोंटगोमरी जिला, वहीं पर यह साइट पाई जाती है हड़प्पा। ये किस नदी किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है। बच्चों, किसी न किसी नदी के किनारे ही ये साइट बसी होंगी। उस समय ऐसा तो था नहीं कि ट्यूबवेल लगे थे, नल लगे थे, पानी की व्यवस्था, तो नदियों के सहारे इनको जीना पड़ता था। और कुआं अगर ये खोद रहे हैं, पानी वहीं निकलेगा जब आसपास पानी का सोर्स होगा। अब यहां से क्या याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण जो क्या क्या खोजा गया है, जो रेड कलर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नागार यहाँ पाए गए हैं। कांसे की बैलगाड़ी कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की बैलगाड़ी देख रहे हैं, ये कांसे की बैलगाड़ी के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। हालांकि कब्रिस्तान के साक्ष्य और भी बहुत सारे मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, इसे मुर्दों का टीला ही बोल दिया जाता है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, मृतकों का टीला। इसका अर्थ ही होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। राखल दास बनर्जी 1922 में खोज करता है, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में ही पड़ता है, लरकाना जिले में। ये किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो एक स्विमिंग पूल कह सकते हैं, स्नानागार, विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जो पाया गया है वो यहीं पर पाया गया है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल यहीं पर पाया गया है, दिमाग में रखिएगा। अन्नागार यहाँ भी पाया गया है। कांसे की जो नृत्यकी की मूर्ति थी, नाचती हुई मूर्ति है, वो यहीं से खोजी गई। देखिए ये
और पशुपति महादेव की जो मोहर है, जो योगी जिन्हें कहा जा रहा है, वो भी यहीं पर पाई गई है। और दाढ़ी वाले एक मनुष्य का ये मूर्ति पाई गई है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। अब इसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। अग्नि वेदिकाएं जो हम पूजा पाठ करते हैं, बीच में अग्निकुंड होता है, शादियों में अग्निकुंड होता है, वो साक्ष्य यहां पर मिले हैं। हालांकि वो साक्ष्य लोथल में भी पाए गए हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी का हल यहां पाया गया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया था ना, वो यहीं पर पाए गए हैं। अग्नि वेदिकाएं यहां भी पाई गई हैं लोथल में। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लोथल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि बंदरगाह, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य यहां पर मिले हैं। देख लीजिए, काल्पनिक तस्वीर बनाई गई है कि ये पूरा लोथल साइट बसी हुई है, किनारे किनारे ये पानी वाला जो सोर्स है, ये बंदरगाह का काम कर रहा है। चावल की भूसी और दाने लोथल में पाए गए हैं। शतरंज का खेल भी यहाँ के लोग करते थे, वो जो पटल है शतरंज का, वो भी अवशेष यहाँ पाया गया है। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा कहाँ पे है भैया? गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य और मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर पाए गए हैं। बनावली में भी मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं, जौ पाया गया है, जौ के साक्ष्य। बनावली कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। जलकुंड का साक्ष्य मिला है, जो गांव में बोलते हैं पोखरा, जहां पे पानी संचित किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, वो साक्ष्य मिले हैं। बारिश का पानी जहां इकट्ठा किया जाता था, देखिए ये ऐसा साक्ष्य मिले हैं यहाँ। मनके बनाने, ये देखिए मनके हैं, ये बनाने के कारखाने के अवशेष पाए गए हैं। सूतकांगे डोर भैया कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के जो सबसे, सूतकांगे डोर मतलब जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, वही है ये, बलूचिस्तान की दाश्त नदी किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दाश्त नदी किनारे। चनुदड़ो, एनजी मजुमदार, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। मनके बनाने कारखाने यहां भी स्थित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है ना कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पदचिन्ह है। मतलब एक ईंट यहां पर ऐसी पाई गई है जिस पर एक चिन्ह बिल्ली का है और इधर कुत्ते का भी है। तो अनुमान लगाया गया है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। दोनों इसी ईंट से, जो कच्ची ईंट उस समय रही होगी, इसी ईंट से गए हैं, और बाद में जब पक गई है तो निशान रह गए हैं। ये सब साक्ष्य वहां पाए गए हैं। और ये आपका हड़प्पा सभ्यता से जो बहुत क्रीम चीजें थी, वो मैंने निकाल कर आपको दी। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भैया? इसके बाद वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो दूसरा लेक्चर अपना होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके जो क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए, सीरियस एस्पिरेंट जो हैं वो क्लास नोट्स लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। श्री एजुकेशन, या आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7888774245। ठीक है बच्चों, तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।